हेलो एवरीवन। सो अब हम स्टार्ट करेंगे और नेक्स्ट टॉपिक डेट इज़ प्लेन सेडिमेंटेशन। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। तो प्लेन सेडिमेंटेशन आता है आपका ट्रीटमेंट ऑफ वाटर के अंदर। सो आपका जब भी प्रीवियस चैप्टर्स में क्या देख रहे थे हम कि क्वालिटी ऑफ वाटर, सबसे पहले देख लीजिए कि वाटर की क्वालिटी क्या है ना। पहले एक वाटर है, सपोज इसको आपको कम्युनिटी को पहुंचाना है, कोई एक सिटी वहाँ पहुँचाना है, तो ऐसा तो नहीं ना पूरा की पूरा पानी इधर पहुँचा दोगे। पहले देखोगे पॉपुलेशन कितना है या फ्यूचर में पॉपुलेशन कितना होगा वो चेक किए। ठीक है, अब जो पानी पहुँचा रहे हैं उसका क्वालिटी क्या है वो चेक करेंगे, क्वालिटी चेक करेंगे। सपोज आपको बीमारी है, आप डॉक्टर के पास गए तो डॉक्टर से पहले आप क्या वो देखेगा ना कि आपको सर्दी हो रही तो सर्दी की दवाई देगी। ऐसा तो नहीं सर्दी होगा तो आपको खांसी की दवाई दे दे, ऐसा नहीं होगा। तो वाटर का जो भी क्वालिटी है जिसमें भी डिफेक्ट है उसको उस हिसाब से ट्रीट करेंगे, फिर आपको डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। तो आपका क्वालिटी हो गया। अब आपका ट्रीटमेंट है, तो ट्रीटमेंट में पहला है आपका प्लेन सेडिमेंटेशन। ओके, सो आपका है प्लेन सेडिमेंटेशन। उसके पहले देख लेते हैं ट्रीटमेंट ऑफ वाटर का, थोड़ा ब्रीफ में देख लेते हैं कि क्या होता है। तो उसमें फर्स्ट है आपका यूनिट ऑपरेशन, कंटामिनेंट रिमूवल बाय यूजिंग फिजिकल फोर्सेस। एग्जाम्पल ग्रेविटी, फ्लोटेशन, जो सिंपल फिजिकल फोर्सेस से अगर कंटामिनेंट को रिमूव कर रहे हैं तो आपका यूनिट ऑपरेशन होता है। फिर यूनिट प्रोसेस क्या होगा, कंटामिनेंट रिमूवल यूजिंग फिजिकल तो यहाँ आ गया केमिकल और बायोलॉजिकल फोर्स। इसमें क्या आ गया, क्लोरिनेशन, कोगुलेशन, ये सब आ गया। सो ये ध्यान रखना है, यूनिट ऑपरेशन, यूनिट प्रोसेस, ये आपका फिजिकल फोर्स रहता है, डेट इज ग्रेविटी, फ्लोटेशन। प्रोसेस में आपका केमिकल, बायोलॉजिकल के थ्रू कंटामिनेंट रिमूवल हो जाता है। अब इसमें कुछ लोग कंफ्यूज हो जाएंगे कि इसमें फिजिकल है कुछ में केमिकल है, हो सकता है कंफ्यूज हो जाए। अगर नहीं हो रहा है तो अच्छी बात है, अगर हो रहे हो इन केस तो यहाँ पर प्रोसेस में सी आ रहा है, इसमें ऑपरेशन में सी आ रहा है क्या, नहीं आ रहा, प्रोसेस में सी आ रहा है, सी फॉर आपका केमिकल। तो ये आपका केमिकल, केमिकल के साथ बायोलॉजिकल आता है, केमिकल बायोलॉजिकल के लिए क्या हो गया, प्रोसेस हो गया। अब कुछ लोग बोलेंगे यहाँ पी भी तो आ रहा है तो फिजिकल भी आ जाना चाहिए, लेकिन पी यहाँ पर भी आ रहा है। सो पी यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है, तो इससे हम चेक नहीं करेंगे। हम किससे चेक करेंगे, सी से चेक करेंगे। सी इसमें है, इसमें नहीं है। बी आपका दोनों में नहीं है, बायोलॉजिकल दोनों में नहीं है। ठीक है, तो सी से चेक कीजिए, आपका केमिकल, ये आपका फिजिकल। यूनिट ऑपरेशन कंटामिनेंट रिमूवल यूजिंग फिजिकल फोर्सेस, प्रोसेस आपका कंटामिनेंट रिमूवल यूजिंग केमिकल और बायोलॉजिकल फोर्सेस। अब मेनली हम सरफेस वाटर को देखते हैं, सरफेस वाटर ट्रीटमेंट। ठीक है, अब आपका सपोज रॉ वाटर है, इसको थोड़ा जल्दी देखेंगे, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। रॉ वाटर है तो ये आपका पहले क्या करोगे, उसको प्लेन सेडिमेंटेशन करे, ट्रीट करे। प्लेन सेडिमेंटेशन से क्या रिमूव होता है, सस्पेंडेड पार्टिकल्स रिमूव होते। हम क्वालिटी में चेक किए थे, अगर आपको टेस्ट करना है तो किससे देखते हैं, आपका स्टेट ऑफ मैटर, क्या स्टेट ऑफ मैटर है उससे टेस्टिंग करते हैं। लेकिन जब आप ट्रीटमेंट करते हैं तो उसमें आपका बेस्ड ऑन पार्टिकल साइज के हिसाब से आप ट्रीटमेंट करते हैं। तो वही ट्रीटमेंट कर रहे हैं तो आपका सस्पेंडेड पार्टिकल, कोलाइडेड पार्टिकल, डिसॉल्व्ड ऑर्गेनिक सब्सटेंस, ये सब क्या है, पार्टिकल्स के ये आपका टाइप्स ऑफ पार्टिकल्स बेस्ड ऑन पार्टिकल साइज है। सो पहले प्लेन सेडिमेंटेशन, इससे क्या रिमूव किया, सस्पेंडेड पार्टिकल्स रिमूव कर दिए। ठीक है, उसके बाद पानी में ये तो आपका फ्लोट होते रहता है, ये क्या है, रेंडमली मूव करते रहता है, इधर उधर कहीं ना कहीं मूव करते रहता है, कोई इसका डायरेक्शन नहीं है, कोई फिक्स डायरेक्शन। तो कोलाइडल सब्सटेंस, इसको कैसे करेंगे, कोगुलेशन। ये क्या होता है, इनडायरेक्टली जो आपके छोटे छोटे पार्टिकल्स है ना, तो एक कोगुलेंट लेंगे, छोटे छोटे पार्टिकल्स को अपनी तरफ ले लेगा, तो ऐसा आपका सस्पेंडेड पार्टिकल्स ट्रीट करेगा, फिर वो आपका सेटल हो जाएगा, है ना। इसको कैसे रिमूव करते हैं, इसको सेटल करते हैं तो रिमूव हो जाता है। फिल्ट्रेशन, ये आगे देखेंगे। फिर ये जब हो गया तो इसके बाद हम डिसइंफेक्शन यूज़ करते हैं, वो किसके लिए, पैथोजेंस रिमूव करने के लिए, और फिर अल्टीमेटली हम डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। ठीक है, ओके, ये क्वेश्चन में कभी नहीं पूछा जाएगा कि आपका किसके बाद क्या यूज़ करते हैं, लेकिन आपको पता रहना चाहिए कि आपको जब तक ये समझ में आएगा ना, तो आगे जब पढ़ेंगे प्लेन सेडिमेंटेशन क्या होता है, फिर कोगुलेशन क्या होता है, तो आपको कॉन्सेप्ट और दिमाग में क्लियर होते जाएंगे। तो बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए बस मैं हल्का सा ये टच कर रहा हूँ। ये सरफेस वाटर हो गया। ग्राउंड वाटर के लिए, ग्राउंड वाटर में क्योंकि वो एनवायरनमेंट में नहीं रहता, वो आपके ह्यूमन इंट्रैक्शन नहीं रहता, तो आपके जो सस्पेंडेड पार्टिकल्स, कोलाइडल सब्सटेंसेस नहीं रहती, ये आपका एडवांटेज हो जाता है। लेकिन क्योंकि ग्राउंड के नीचे रहता है तो वो आपका डिजॉल्व्ड गैसेज, उसमें बहुत सारे गैसेज रहती हैं और आपका हार्डनेस बहुत जाता है। जो आरओ यूज़ करते हैं ना वो इसीलिए यूज़ करते हैं, ये आपका हार्डनेस बहुत ज़्यादा रहता है। ठीक है, तो ग्राउंड वाटर को पहले एरिएशन करेंगे, मतलब ऑक्सीजन मिक्स करेंगे, उससे जो डिजॉल्व गैसेज है वो निकल जाएंगे, फिर सॉफ्ट करेंगे वाटर को, फिर आपका सेम फिल्ट्रेशन, डिसइंफेक्शन और डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, मेनली हम फोकस करेंगे सरफेस वाटर ट्रीटमेंट, हम ग्राउंड वाटर ट्रीटमेंट को यूज़ नहीं करेंगे, जो क्योंकि मेनली वाटर सब कहाँ से सप्लाई होता है, रिवर से, लेक से, यहाँ से सप्लाई होता है, तो हम सरफेस वाटर ट्रीटमेंट ही ज़्यादातर यूज़ करेंगे। ग्राउंड वाटर ट्रीटमेंट ये तो इंडिविजुअल हाउस होल्ड में यूज़ हो जाता है, हम इंडिविजुअल अभी इतना फोकस नहीं कर रहे हैं। ठीक है, ओके, स्टार्ट करते हैं हमारा प्लेन
सेडिमेंटेशन। ठीक है, प्लेन सेडिमेंटेशन के पॉइंट्स हो गए। फर्स्ट यूनिट ऑपरेशन, ऑपरेशन इसमें सी आ रहा है क्या? पी तो है लेकिन पी दोनों में रहता है, प्रोसेस में भी ऑपरेशन में भी, तो फिजिकल नहीं हुआ, इसमें सी नहीं है तो क्या हो जाएगा? ये आपका फिजिकल प्रोसेस हो जाएगा, केमिकल और बायोलॉजिकल दूसरा हो जाएगा प्रोसेस में। सो फर्स्ट यूनिट ऑपरेशन एम्प्लॉयड टू कैप्चर सस्पेंडेड पार्टिकल्स फ्रॉम वाटर। तो ऑपरेशन है तो क्या किसके थ्रू रिमूव करेंगे? ये फिजिकल फोर्सेस के कारण, फिजिकल फोर्सेस से आप रिमूव करेंगे। ठीक है, सस्पेंडेड पार्टिकल्स। सो इट रिमूव सस्पेंडेड पार्टिकल्स, ये हम देखे थे फिजिकल से। सस्पेंडेड पार्टिकल्स बाय कंट्रोलिंग टर्बुलेंस एंड फ्लो वेलोसिटी। अच्छा, अब जो सस्पेंडेड पार्टिकल्स है ना, वो पानी में जो रहते हैं ना, वो ड्यू टू टर्बुलेंस और फ्लो वेलोसिटी जो रहता है ना, उसके कारण सस्पेंडेड पार्टिकल्स तैरते रहते हैं। अब क्या करेंगे? टर्बुलेंस और फ्लो वेलोसिटी को कंट्रोल कर देंगे, जिसके कारण क्या होगा? सस्पेंडेड पार्टिकल्स आपका रिमूव हो जाएगा। इसका क्या रहता है? सपोज कंट्रोल किए पूरे, सपोज रिवर में कंट्रोल कर सकते हैं क्या? नहीं कर सकते, तो क्या करते हैं? एक बेसिन लेते हैं, वहाँ पर पानी रहा, या आपका कुछ पार्टिकल्स है ना, सस्पेंडेड पार्टिकल्स, तो आपका फ्लो वेलोसिटी है VH और आपका टर्बुलेंस है, दोनों को कंट्रोल कर देते हैं। तो अब ये क्या हुआ? इसमें कुछ इसके कारण ये तैरेगा नहीं। अब क्या होगा? ये सेटल होते जाएगा, ये आपका VS के थ्रू सेटल हो जाएगा, है ना। तो जिस आपका बेसिन में सेटल होता है, इसको बोलते हैं हम आपका सेडिमेंटेशन टैंक या सेडिमेंटेशन बेसिन, सेडिमेंटेशन बेसिन। ठीक है, ओके, ये सेटलिंग वेलोसिटी है, ये आपका फ्लो वेलोसिटी, फ्लो वेलोसिटी को कंट्रोल कर देते हैं सेडिमेंटेशन बेसिन में। प्लेन सेडिमेंटेशन फॉलोज टाइप 1 सेटिंग, ये टाइप 1 सेटिंग को फॉलो करता है। अब टाइप 1 सेटिंग नहीं है, सेटलिंग है, टाइप 1 सेटलिंग। ठीक है, अब टाइप 1 सेटलिंग क्या होता है? टाइप 1 सेटलिंग है डील्स विद डिस्क्रीट पार्टिकल सेटलमेंट इन डाइल्यूट सस्पेंशन, डील्स विद डिस्क्रीट पार्टिकल सेटलमेंट। लेकिन डिस्क्रीट पार्टिकल क्या होता है? डिस्क्रीट पार्टिकल होता है, सेटलमेंट तो समझ में हो गया, वो आपका सेटल होता है। ठीक है, ओके, डिस्क्रीट पार्टिकल क्या होता है? शेप, साइज, मास, स्पेसिफिक ग्रेविटी, टेम्परेचर डजंट चेंज विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। ये कोई भी प्रॉपर्टीज है वो चेंज नहीं होता विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, ये सब प्रॉपर्टीज चेंज नहीं होती। तो हम क्या बोल सकते हैं? टाइप 1 सेटलिंग क्या है? जो आपका ऐसे पार्टिकल सेटल होते हैं जिसके शेप, साइज, मास, स्पेसिफिक ग्रेविटी, टेम्परेचर चेंज नहीं होता विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। ठीक है, तो ये डिस्क्रीट पार्टिकल हो गया। क्या ये भी एग्जाम में कभी नहीं आया है? ये सिर्फ कॉन्सेप्ट समझाने के लिए। जो मेन एग्जाम में आता है ना, वो सबसे इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है प्लेन सेडिमेंटेशन का, सबसे इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, है ना। एक फॉर्मूला ये है, क्वेश्चन आएगा तो इससे आएगा ही आएगा प्लेन सेडिमेंटेशन में। ठीक है, अब इसमें क्या है? सेटलिंग वेलोसिटी, जो सेटल हो रहा है वो अब क्या है? फ्लो वेलोसिटी नहीं है, ना ही टर्बुलेंस है, तो ये क्या हो जाएगा? एज अ टर्मिनल वेलोसिटी नीचे आपका नीचे सेटल होगा। तो वो उसका मैग्नीट्यूड कितना है? ये होता है आपका VS GS-1 d स्क्वायर बाय 18 म्यू। ठीक है, जी क्या हुआ? जी क्या हुआ? एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी 9.81 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब ये ध्यान रखना, ये जो है ना, ये आपका एम्पेरिकल फॉर्मूला, होमोजीनस फॉर्मूला है, एम्पेरिकल नहीं है। मतलब जो भी यूनिट यहाँ पर रखोगे SI में, जो भी यूनिट जिस फॉर्मेट में रखोगे उसी फॉर्मेट में आएगा। सपोज यहाँ पर आपका kg, मास और आपका सेकंड रखे तो यहाँ पर भी मीटर पर सेकंड यही आएगा। सपोज यहाँ पर सेंटीमीटर सेकंड रखे तो सेंटीमीटर पर सेकंड में आएगा। ठीक है, तो आपका जो यूनिट रखोगे उसी हिसाब से आपको लेफ्ट हैंड साइड में यूनिट मिलेगा। सो फोकस करना कि आप ऐसा यूनिट में ही रखो, मीटर पर सेकेंड या kg, या आपका डायमीटर आपका मीटर में है, आपका अगर टाइम है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर तो सेकंड में। सो आपका ऐसा यूनिट ही रखना। ठीक है, ज़्यादातर फोकस यही करना। कभी कभी एग्जाम में यूनिट चेंज होगा तो आप उसको कन्वर्ट करना पड़ेगा। जी आपको पता है 9.81 मीटर पर सेकंड, VS आपका टर्मिनल वेलोसिटी, ये आपका मीटर पर सेकंड में रहेगा। फिर आपका S, ये आपका स्पेसिफिक ग्रेविटी होता है, स्पेसिफिक ग्रेविटी। जियोटेक में हम इसको पढ़े हैं, अगर आप नहीं पढ़े होगे जियोटेक तो जब भी पढ़ोगे तो आप देख लेना स्पेसिफिक ग्रेविटी, इसको G से डिनोट किया रहता है। तो किसी से भी डिनोट करो, नाम से क्या होता है? ये आपका स्पेसिफिक ग्रेविटी। ठीक है, ये आपका S रहा, ये आपका डायमेंशनलेस रहता है सॉरी। फिर जो D है, ये आपका डाया ऑफ पार्टिकल्स, डायामीटर ऑफ पार्टिकल्स। ठीक है, इसको भी हम मीटर में रखेंगे, मीटर में। फिर म्यू, ये है आपका काइनामेटिक विस्कोसिटी, काइनामेटिक विस्कोसिटी। ठीक है, इसको हम FM में पढ़े होंगे या पढ़ लिए होंगे तो अच्छी बात है। इसका यूनिट है SI में मीटर स्क्वायर पर सेकेंड। ये होता है इसका वैल्यू म्यू इज इक्वल टू म्यू बाय रो। दोनों को म्यू बोल लो, जो बोलना चाहो बोल लो, इसको न्यू बोल लो, इसको म्यू बोल लो। तो ये जो म्यू है, ये है आपका डायनेमिक विस्कोसिटी, डायनेमिक विस्कोसिटी। ठीक है, ये रो है, ये आपका डेंसिटी,
केजी पर मीटर क्यूब, कोई नई बात नहीं है, केजी पर मीटर क्यूब, ये आपका डायनेमिक विस्कोसिटी, ये हम आपका यूनिट अच्छे से हम एफएम में और पढ़ेंगे, पर या पढ़ चुके हो तो अच्छी बात है, ठीक है, आप पहले एफएम देख लियो तो अच्छी बात है। इसका यूनिट रहता है ये आपका केजी पर मीटर सेकेंड, है ना। अब एक्चुअल क्या होता है, केजी पर मीटर पर सेकेंड ये रहता है। अब इसमें डिवाइड करेंगे मीटर पर, केजी पर मीटर क्यूब, केजी पर मीटर क्यूब, तो केजी कैंसिल, ये मीटर इससे करके, तो ये मीटर स्क्वायर नीचे है तो ऊपर जाके क्या हो जाएगा, मीटर स्क्वायर पर सेकेंड, तो ये आपका मीटर स्क्वायर पर सेकेंड। अब इसको क्या करते हैं, केजी मीटर सेकेंड लिखते हैं, तो ये ऐसा रहता है ना। जरूरी नहीं ब्रैकेट में, कभी कभार इसको यहाँ पर लिख देते हैं म्यू को केजी पर मीटर पर सेकेंड, तो 2 बार डिवाइड है, ऐसा नहीं है आपको उसको ऊपर ले जाना, अल्टीमेटली डिनोमिनेटर में कई लोग इसको केजी पर मीटर सेकेंड, ये आपका मीटर के इनटू में, तो अल्टीमेटली डिनोमिनेटर में ऐसा भी लिखते हैं, ठीक है, कोई बात नहीं, आपको पता रहना चाहिए कि यूनिट क्या है, तो आप इजीली डिफरेंशिएट कर पाओगे, ठीक है। ये आपका डायनेमिक हो गया, ये आपका डेंसिटी हो गया, ये आपका काइनेमेटिक विस्कोसिटी हो गया, ठीक है। तो इसका फॉर्मूला GS-1d² डिवाइड बाई 18 इंटू म्यू, ठीक है। अब ये वैलिड किसके लिए रहता है, ये आपका VS है, GS-1d² बाई 18 व्यू। अब इसको जब डराइव किए थे ना, तो हम एज्यूम किए थे कि RE लेस देन 1 है, मतलब ये आपका कौन सा कंडीशन है, लेमिनार है, तो ये सिर्फ लेमिनार के लिए ही वैलिड है, ध्यान रखना। लेमिनार में डाई ऑफ पार्टिकल क्या होता है, लेस देन 0.1 mm, मतलब ये अल्टीमेटली किसके लिए वैलिड है, लेस देन 0.1 mm, या RE इज लेस देन 1, या फिर लेमिनार फ्लो, ये ध्यान रखना। अब जो जियोटेक में पढ़े थे तो लेस देन 1 ट्रीट नहीं किए थे, वहां पर अलग कंडीशन था, वो आप चेक कर लेना, तो उसके लिए अलग था, है ना, तो यहाँ पर अलग है, ये मत बोलना कि वहां का कंडीशन यहाँ लगा लो, तो लेस देन 1 के लिए ही वैलिड है। अच्छा ओके, अब क्या किया, हेजेंस ने अलग से इक्वेशन दिया, जो हेजेंस है उसने अलग से इक्वेशन दिया, वो क्या बोला, सपोज आपके पास काइनेमेटिक विस्कोसिटी नहीं है, तो आप VS कैसे निकालेंगे, तब क्या बोला, वो एम्पेरिकल फॉर्मूला दिया, उसने क्या लिया, 418s-1 d² 3t + 70 बाय 100, ये फॉर्मूला लिया। ये किसके लिए वैलिड है, अगेन डाया लेस देन 0.1 mm के लिए लिया, है ना। अब इसमें आपका म्यू हट गया, ये S-1 d² 3t + 70 बाय 100। अब क्या बोला, जो d रखेंगे ना वो mm में ही रखना है, क्योंकि इंपेरिकल है तो इसको mm में ही रखेंगे, और जो VS मिलेगा वो हमको mm पर सेकेंड में मिलेगा, mm पर सेकेंड में, तो ये ध्यान रखना, इसमें आपको SI में ही रखना, इसमें mm और mm पर सेकेंड में ही रखना। अब इसको याद कैसे करोगे, S-1 d² यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है, तो इसको क्या किया, सपोज, ठीक है, याद करने का ट्रिक देखते हैं, गेट कितने लेटर्स हैं, 4, ठीक है, 4 ले लिया। अब जब घड़ी में सपोज ये 1 2 3 4 आर हैंड इधर है तो वो क्या डिनोट करेगा, 4, अगर मिनट हैंड भी इधर है तो भी क्या डिनोट करेगा, वो 20 मिनट्स करेगा, तो एग्जैक्टली सेम नहीं रखना, थोड़ा सा कम कर देते हैं, तो 2 यूनिट कम कर देते, तो क्या हो गया, 4 18 हो गया, 418, तो ये 418 आ गया। अब यहाँ पर 100 है, डिनोमिनेटर में 100, तो इसको क्या लिख सकते हैं, 30 + 70, ये भी लिख सकते हैं, तो 3 को क्या लिख सकते हैं, 3 × 10 + 70 बाई 100, 10 को क्या लिख सकते हैं, 10 t से स्टार्ट हो रहा है, तो 3t + 70 बाई 100, तो डिपेंड करता है आपका टेम्परेचर पे, ये ध्यान रखना। ओके, सो ये आपका फॉर्मूला हो गया, डिवाइड बाय, सॉरी यहाँ पर डिवाइड बनी है, ये 3t + 70 बाय 100। ओके, इसको फिर से थोड़ा अच्छे से लिख देते हैं, एक सेकेंड, ओके एक सेकेंड, अब इसको लिख सकते हैं हम, एक सेकेंड, ठीक है, तो यहाँ पर आ जाएगा आपका, एक सेकेंड, VS इज इक्वल टू 418, गेट का अंक आपका कितने डिजिट्स हैं, 4, ठीक है, 4 अल्फ़ाबेट्स हैं, तो 4 आपका आर हैंड में, 4 में आपका जब मिनट हैंड है तो 4 शो करेगा, आर हैंड में है तो आपका 20 शो करेगा, तो एग्जैक्ट नहीं लिखें, 418, S-1 d², ये आपका वहाँ भी था, 3t + 70 बाय 100। अब जो टेम्परेचर है ना डिग्री सेल्सियस में रहेगा, ध्यान रखना, यहाँ पर जो D है ये किसके लिए वैलिड है, लेस देन 0.1 mm के लिए वैलिड है। ओके, जो D है उसको mm में रखेंगे, और जो VS है वो किस में रखेंगे, mm पर सेकेंड, ठीक है। लेकिन अब जब D है वो ग्रेटर देन 0.1 mm है, लेस देन आपका 1 mm है, ये आपका लेस देन 1 mm है, और ग्रेटर देन 0.1 mm है, तो उसके लिए भी हेजेंस ने दे दिया इक्वेशन। उसमें क्या किया, VS इज इक्वल टू 418 S-1, आपका d² की जगह बस स्क्वायर हटा दिया, बस सिंपल, और कुछ नहीं, 3t + 70
यहाँ पर प्लस है 3t+70/100 एग्जैक्टली सेम है, बस ये स्क्वायर हटा दिया गया और कुछ चेंज नहीं है। बाकी ये भी सेम है, ये वाला कंडीशन इसके लिए भी वैलिड है ना, बिल्कुल ही सेम है। फिर आपका क्या बोला कि d ग्रेटर देन 1 mm, ग्रेटर देन 1 mm क्या किया, vs इज इक्वल टू आपका 1.8, 4 हटा दिया 1.8 रूट ऑफ यहाँ पर g ले आए s-1d, बस ये आपका फॉर्मूला है। ये 3 फॉर्मूला है, ये लेस देन 0.1 mm, ये बिटवीन 1 mm टू 0.1 mm और ग्रेटर देन 1 mm। सो ये आपका फॉर्मूला है। ऑल्दो ये गेट में कभी नहीं पूछा गया, सिर्फ एक ही फॉर्मूला पूछा गया, ये हो गया आपका टर्मिनल वेलोसिटी g s-1d² बाय 18 म्यू। ये किसके लिए वैलिड है, लेस देन 0.1 mm, इसके लिए वैलिड है। यही फॉर्मूला ज़्यादातर यूज़ में आता है, ये तीनों फॉर्मूला जो एम्पेरिकल है ये यूज़ नहीं आएगा। इसमें आपका जो डी है ना वो मीटर में रखना है, यहाँ पर mm में रख दिया, यहाँ पर मीटर में रखना। ऑल्दो mm में रख सकते हो, mm में रखोगे तो इसको भी mm पर सेकंड स्क्वायर में रखना पड़ेगा, इसको भी mm स्क्वायर पर सेकंड में रखना पड़ेगा, सबको चेंज करना पड़ेगा। सो आप सिंपल करो SI में रखना, तो डी mm मीटर में रख दिए, म्यू आपका मीटर स्क्वायर पर सेकेंड में हो गया, जी आपका मीटर पर सेकंड स्क्वायर हो गया, और वीएस क्या हो जाएगा, वीएस हो जाएगा मीटर पर सेकंड। इसको सॉल्व करोगे तो देख लेना जी कितना है, मीटर पर सेकंड स्क्वायर इंटू मीटर स्क्वायर, तो क्या हो गया मीटर क्यूब पर सेकंड स्क्वायर, तो डिवाइड बाय मीटर स्क्वायर पर सेकंड हो गया, तो आपका मीटर पर सेकंड आ जाएगा। ठीक है, ओके, इतना ध्यान देने डेराइव करने की जरूरत नहीं है, गेट में कभी डेराइव नहीं होगा। ठीक है, ये आपका मीटर पर सेकंड है, सबको एसआई में रखना है, सिंपल फॉर्मूला। आप हमेशा यही मैक्सिमम यही फॉर्मूला यूज करेंगे। ये कब यूज करेंगे, जब आपको डायनेमिक विस्कोसिटी ना दिया हो और आपको काइनेमेटिक विस्कोसिटी दोनों ने दिया हो, और दूसरा आपको टेम्परेचर दिया हो, तो ये दोनों हिंट्स है कि आपका हेजेंस इक्वेशन यूज करोगे। इसमें आपको mm में पुट करोगे और आपको क्या मिलेगा, mm पर सेकंड में मिलेगा। अब इसको आपको याद करना है कि नहीं वो आपके ऊपर है। ठीक है, मैंने याद करके गया था, ऑल्दो ये आज तक पूछा नहीं गया, आपको बेसिकली जब भी पूछा गया इसी से पूछा गया। ठीक है, आपकी मर्जी, सेटलिंग वेलोसिटी को। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। अब आपका डिज़ाइन पैरामीटर फॉर प्लेन सेडिमेंटेशन, इसको देखते हैं। सो फर्स्ट है आपका प्लेन सरफेस लोडिंग रेट या सरफेस ओवरफ्लो रेट, या आपका हाइड्रोलिक लोडिंग रेट या ओवरफ्लो वेलोसिटी। ठीक है, ये अलग अलग टर्म से बोलते हैं, ज़्यादातर आपको सरफेस लोडिंग रेट या सरफेस ओवरफ्लो रेट बोलते हैं, SOR सरफेस ओवरफ्लो रेट। इसको हम V0 से डिनोट करते हैं। ठीक है, ये क्या होता है, सपोज आपका ये कंटेनर है ना, या सेडिमेंटेशन टैंक है, यहाँ से पानी ऊपर आ रहा है, तो आपका जो भी पार्टिकल्स है वो आपका नीचे सेटल होगा। किससे सेटल होगा, VS वेलोसिटी सेटल होगा। ऊपर क्या वेलोसिटी से आएगा, V0 से जाएगा। तो जो V0 है ना, ये आपका सेटलिंग वेलोसिटी तो VS है, ये आपका ओवरफ्लो रेट है, आपका ओवरफ्लो रेट SOR आपका क्या था, ये आपका था, एक सेकेंड, सरफेस ओवरफ्लो रेट या ओवरफ्लो रेट, जो भी बोलना चाहो। तो ये इसको कैसे निकालेंगे, V0 इज इक्वल टू जितना भी डिस्चार्ज है, डिस्चार्ज बाय सरफेस एरिया, सरफेस का एरिया। तो सरफेस क्या ये है, इसका एरिया क्या है, सरफेस एरिया। ठीक है, सपोज इसका डायमेंशन है L इंटू बी इंटू एच, L इंटू बी इंटू एच, तो ये आपका लेंथ हो गया, इधर आपका विड्थ हो गया है ना, और ये आपका हाइट हो गया। तो सरफेस एरिया क्या हो जाएगा, सपोज आपका रेक्टेंगुलर है, क्यूबॉइडल है, क्यूबॉइडल में L इंटू बी इंटू एच, तो सरफेस एरिया हो जाता है आपका लेंथ इंटू विड्थ, सरफेस का एरिया, तो लेंथ इंटू विड्थ। ठीक है, अब आपका सर्कुलर है, तो सर्कुलर में क्या हो जाएगा, सरफेस एरिया π/4 d²। अब ये डाया, ये पार्टिकल का डाया अलग होगा, ये डाया आपका डाया ऑफ ये आपका सेटलिंग टैंक। ठीक है, π/4 d²। सो ये आपका V0 हो जाएगा। ठीक है, V0 हो गया, लेकिन V0 का मतलब क्या हुआ, निकाल तो लिए, लेकिन इससे क्या मिल रहा है हमको वो देखते हैं। ये आपका सेटलिंग टैंक है, ये आपका VS है, ये आपका V0 है ना। जब आपका VS ग्रेटर देन V0 होगा तो क्या होगा, पार्टिकल सेटल हो जाएगा ना। ओके, पार्टिकल सेटल हो गया, तो एफिशिएंसी क्या हुआ, एफिशिएंसी आपका 100% हो जाएगा, मतलब पूरे के पूरे पार्टिकल्स आपके सेटल हो गए। VS आपका ग्रेटर देन V0 होगा, तब भी आपका पार्टिकल्स 100% सेटल हो जाएगा। ठीक है, लेकिन अगर आपका VS लेस देन V0 है तो कुछ लोग बोलेंगे नहीं, फिर एक भी सेटल नहीं होगा। नहीं, यहाँ पर ये अंतर है। ठीक है, ये ध्यान रखना। अब इसको और थोड़ा डिटेल में देखते हैं, इंपॉर्टेंट है इसलिए मैं ज़्यादा फोकस कर रहा हूँ। सपोज ये आपका सेटलिंग टैंक है। ठीक है, अब इसमें क्या करते हैं, ये आपके पार्टिकल्स है, सपोज आपका पार्टिकल यहाँ पर है, तो VS ग्रेटर देन V0 है, या इसको रख जस्ट ग्रेटर देन V0 है, तो ये जब पार्टिकल जो सबसे ऊपर है ना वो नीचे सेटल होगा। अब ये कुछ फ्लो वेलोसिटी भी है, यहाँ पर कुछ इसका फ्लो वेलोसिटी है ना,
ये हम देखे थे, तो ये कुछ सेटल होगा, जस्ट यहाँ पर आके सेटल हो जाएगा, जस्ट सेटल हो जाएगा। तो ये जब सबसे ऊपर वाला सेटल हो रहा है तो ये सब भी सेटल हो जाएंगे। तो एफिशिएंसी क्या हुआ, ये एफिशिएंसी इज इक्वल टू 100%, ये हुआ। अब आपका सेकेंड केस Vs है वो ग्रेटर देन V नॉट है, मतलब बहुत ज़्यादा है। उस केस में क्या होगा, उस केस में आपका सपोज ए पार्टिकल है तो ये बहुत जल्दी सेटल हो जाएगा, है ना, यहाँ पर पहुँचेगा नहीं तो भी सेटल हो गया, ठीक है। ये दोनों तो इसमें एफिशिएंसी 100% है। लेकिन Vs लेस देन V नॉट है, उस केस में क्या होगा, उस केस में क्या होगा, ये आपके पार्टिकल है तो सेटल होने से पहले आपका इधर पहुँच जाएगा, ठीक है। ये आपका VH के कारण, हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी के कारण। अब तो सेटल ही नहीं हो रहा है तो एफिशिएंसी 0% हो जाएगा क्या, नहीं, ये नहीं होगा। क्यों, जो पार्टिकल्स यहाँ पर होगा ना वो यहाँ पर आके सेटल हो गया, मतलब एफिशिएंसी 100% नहीं हुआ, कुछ पार्टिकल अलग हो गए, कुछ पार्टिकल सेटल हो गए। तो ये क्या होगा, ये पार्शली सेटल्ड, ये कौन सा हो जाएगा, ये पार्शली कैप्चर्ड, ठीक है। तो मतलब Vs और V नॉट पे डिपेंड करेगा, ये ध्यान रखना, Vs और V नॉट पे डिपेंड करेगा। ओके, सो एफिशिएंसी को हम लिख सकते हैं Vs बाय V नॉट इंटू 100, ये आपका एफिशिएंसी का फॉर्मूला हो गया, ठीक है। तो जब भी Vs ग्रेटर देन हुआ, यहाँ पर ग्रेटर देन है, सपोज ये 1 है, 1 मीटर पर सेकेंड, एग्जाम्पल के लिए एग्जैक्टली 1 मीटर पर सेकंड बहुत ज़्यादा हो जाता है, ये 1 मीटर पर सेकंड है, ये 2 मीटर पर सेकंड है, तो ये नहीं आपका 200% हो गया फुल्ली, ये एफिशिएंसी हमेशा 100% होगा, इसका रेंज ये आपका लेस देन इक्वल टू 100% रहता है। तो भले यहाँ पर 200 आ रहा होगा लेकिन हमें 100% लिखना है। जैसे Vs कम रहा, ये आपका 2 है मीटर पर सेकंड V नॉट, Vs आपका 1 है तो कितना हो जाएगा एफिशिएंसी, ये आपका 50% हो जाएगा, V एफिशिएंसी इज इक्वल टू 50%, ठीक है, ये हुआ। ओके, एफिशिएंसी ऑल्दो आगे पढ़ेंगे लेकिन आपका सरफेस ओवरफ्लो रेट से रिलेटेड रहता है V नॉट से, तो मैंने यहीं पर एक्सप्लेन कर दिया है। सो V नॉट क्या हुआ, आपको कभी भी निकालने बोला होगा तो Q बाय सरफेस एरिया, सरफेस एरिया को निकालना पड़ेगा Q बाय V नॉट। तो सरफेस एरिया क्या होगा और कैसे निकाल सकते हैं, सरफेस का एरिया। अब आप सेडिमेंटेशन तो रेक्टेंगुलर है तो L इंटू बी हो जाएगा, सर्कुलर है तो π/4 d² हो जाएगा, ठीक है। ओके, अब इसमें आपका नेक्स्ट है, ये तो हो गया। ओके, अब नेक्स्ट है आपका डिटेंशन टाइम। सो ये होता है आपका एवरेज थ्योरेटिकल टाइम टेकन बाय वाटर टू ट्रैवल फ्रॉम इनलेट टू आउटलेट। इनलेट से आउटलेट में कितना टाइम उसको लग रहा है उसको डिटेंशन टाइम बोलेंगे, या फिर हाइड्रोलिक डिटेंशन टाइम या फिर रिटेंशन टाइम, ठीक है। सो dt इज इक्वल टू होता है वॉल्यूम ऑफ सेटलिंग टाइम बाय डिस्चार्ज, कोई नई बात नहीं है, वॉल्यूम ऑफ सेटलिंग टाइम बाय डिस्चार्ज। ये क्या मीटर क्यूब, लेंथ का क्यूब, ये क्या है मीटर क्यूब पर सेकंड। सो सेकंड ऊपर आ जाएगा, अगर ऐसा ही में ले रहे हैं किसी में भी ले सकते हो आप। अगर ये सपोज L क्यूब हो गया, है ना, डायमेंशनल में देखें ये L क्यूब T-1 हो गया, तो डिवाइड करेंगे क्या हो जाएगा, ये आपका T हो गया, T, तो टाइम आ जाएगा, ये आपका डिटेंशन टाइम। ये ऑल्दो ठीक है, ये कोई याद करने का इतना कोई है नहीं, लेकिन सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट आपका यही है, सेटलिंग वेलोसिटी, सॉरी V नॉट। तो अब आपका जब भी एफिशिएंसी 100% होगा, इसका मतलब क्या होगा, Vs बाय V नॉट इंटू 100 इज इक्वल टू 100, ये हुआ। तो Vs इज इक्वल टू V नॉट, ये हो जाएगा, है ना। आगे क्वेश्चंस देखेंगे हम। ओके, तो आपका डिटेंशन टाइम हो गया। नेक्स्ट है फ्लो थ्री वेलोसिटी, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। जो आपका VH है, फ्लो थ्री वेलोसिटी, उसको निकालना है। सो Q बाय क्रॉस सेक्शनल एरिया, Q है। अब क्रॉस सेक्शनल एरिया क्या है, ये आपका ये वाला एरिया हो गया, है ना। सपोज अलग से दिखे, सेटलिंग टाइम कैसे भी हो सकता है। तो ये जो यहाँ पर जो है ना, ये सपोज ये आपका सेटलिंग टैंक है, ये आपका सेटलिंग टैंक है। सो ये आपका क्रॉस सेक्शनल एरिया हो गया, क्रॉस सेक्शनल एरिया। तो जो भी डिस्चार्ज जा रहा होगा तो VH क्या हो जाएगा, सॉरी VH Q बाई क्रॉस सेक्शनल एरिया। अब रेक्टेंगुलर के केस में क्या होगा, क्रॉस सेक्शनल एरिया, लेंथ तो ये है, लेंथ ये है तो ये नहीं आएगा, ये आपका विड्थ हो गया, ये आपका H हो गया। तो हो जाएगा रेक्टेंगुलर के केस में B इंटू H, ये हो जाएगा, ठीक है। सर्कुलर का आपको, अच्छा सर्कुलर या सिलेंडर तो होगा ही नहीं, तो मोस्टली आपका सिलेंडर रेक्टेंगुलर भी बेसिन रहता है। तो VH इज इक्वल टू B इंटू H। ओके, अब VH इज इक्वल टू और क्या हो सकता है, Q को क्या लिख सकते हैं, L इंटू B इंटू H बाय डिटेंशन टाइम। ये क्या है, ये आपका B इंटू H, तो ये कैंसिल हो गया। तो VH इज इक्वल टू L बाय DT। सो डिटेंशन टाइम क्या हो जाता है आपका, या VH को क्या लिख सकते हैं, L बाय DT, ये लिख दिए। ओके, VH इज इक्वल टू L बाई DT। यहाँ पर डिटेंशन टाइम क्या हो जाएगा, L बाय VH, या VH इज इक्वल टू, सॉरी, या फिर लेंथ इज इक्वल टू VH इंटू DT, ठीक है। ये सब ऐसे कोई
कोई बड़ा रॉकेट साइंस नहीं है, ये आप सिंपल डराइव भी कर सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं है। ऑल्दो ये पूछा नहीं जाता, ठीक है, लेकिन एक बार देख लो ताकि थोड़ा याद रहे। तो ये आपका फ्लो थ्री वेलोसिटी हो गया। ओके, फिर नेक्स्ट है आपका वियर लोडिंग रेट। बिल्कुल ही इंपॉर्टेंट नहीं है, स्किप भी कर सकते हो। वियर लोडिंग रेट होता है क्यू बाय लेंथ ऑफ द वियर। सो सर्कुलर के केस में हो गया क्यू बाय 2πr आपका सरकमफेरेंस के इक्वल, और आपका रेक्टेंगुलर में क्यू बाय भी, भूलोगे तो भी चलेगा, इतना कोई इंपॉर्टेंट नहीं है। जो बेसिकली आपका आएगा ये आपका सरफेस लोडिंग रेट या सरफेस ओवरफ्लो रेट, और एक आपका सेटलिंग वेलोसिटी, ये दोनों ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। डिटेंशन टाइम और ये एक बार देख लेना। ओके, फिर नेक्स्ट है पार्टिकल रिमूवल एफिशिएंसी। ये देखी चूँकि है पहले हम Vs बाय V0 इंटू 100। ऑल्दो यहाँ पर लिखा गया, लेकिन क्योंकि ये V0 से रिलेटेड था और Vs से, तो दोनों जैसे ही पढ़ा दिया गया, इसको कवर कर दिया गया पिछले में। ओके, पार्टिकल रिमूवल एफिशिएंसी इज इंडिपेंडेंट ऑफ डेप्थ ऑफ द सेटलिंग टैंक। वो इंडिपेंडेंट होता है डेप्थ ऑफ द सेटलिंग टैंक। इट इज डिपेंडेंट ऑफ सरफेस एरिया, सरफेस एरिया पर डिपेंडेंट होता है। क्यों? जो V0 है ये किससे रहता है? Q बाय सरफेस एरिया। Q तो आपका कांस्टेंट रहता है, तो सरफेस एरिया जैसे ही कम ज़्यादा हो गया उसके हिसाब से सरफेस वेलोसिटी, सॉरी सरफेस ओवरफ्लो रेट, सरफेस SOR, तो आपका ओवरफ्लो रेट ये आपका डिपेंड करेगा सरफेस लोडिंग रेट। V0 कम ज़्यादा होगा उससे एफिशिएंसी कम ज़्यादा हो जाएगा। तो ये सिर्फ सरफेस एरिया पर डिपेंड करता है, डेप्थ पे डिपेंड नहीं करता। एफिशिएंसी में क्या होता है? Vs बाय V0 इंटू 100। कहीं पर भी D का यूज़ आ रहा है क्या? D आपका डायमीटर ऑफ पार्टिकल मत लेना, सपोज इसको H लेते हैं। डेप्थ ऑफ सेडिमेंटेशन बेसिन आ रहा है क्या? कहीं नहीं आ रहा है, तो उस पर डिपेंड नहीं करता। ठीक है, सपोज आपका H कम ज़्यादा किए ना, तो उसके हिसाब से V0 कम ज़्यादा हो जाएगा, ये ध्यान रखना। ओके, सॉरी H कम ज़्यादा किया ना, उससे सरफेस एरिया में कोई चेंज नहीं होगा। सरफेस एरिया में कोई चेंज नहीं हुआ तो आपका V0 भी कोई चेंज नहीं होगा। ठीक है, ओके। पार्टिकल ओवरऑल एफिशिएंसी, ओवरऑल एफिशिएंसी, अब ये क्या है? जो एफिशिएंसी दिखे ना, ये एक पार्टिकल के लिए। क्यों? जो Vs है, Vs इज इक्वल टू GS-1 d² बाय 18 म्यू। ये किस पे डिपेंड कर रहा है? पार्टिकल के डायमीटर पे डिपेंड कर रहा है। लेकिन पार्टिकल तो अलग अलग डायमीटर के हो सकते हैं ना। सपोज ये आपका D1 हुआ, D2 हुआ, D3 हुआ, अलग पार्टिकल के अलग अलग डायमीटर। इसका कुछ सेटलिंग वेलोसिटी हुआ, इसका कुछ सेटलिंग वेलोसिटी हुआ, इसका कुछ सेटलिंग वेलोसिटी हुआ, हर का अलग अलग एफिशिएंसी होगा, हर का अलग अलग आपका एफिशिएंसी हुआ। तो ओवरऑल एफिशिएंसी क्या हो जाएगा? जितना परसेंटेज है, सपोज ये 50% है, ये 30% है, ये 20% है, सो 50 इंटू N1 प्लस 30 इंटू N2 प्लस 20 इंटू N3 बाय 100, ये हो गया। तो इसको हम एज ए एग्जाम्पल क्या लिखेंगे? सिग्मा PI/NI। पार्ट आपके कितने परसेंटेज है? P1, P2, P3 कितना परसेंट है, और एफिशिएंसी हर के केस में कितना है? N1, N2, N3। इसको और क्या लिखें? ये आपका PI तो हो गया, इंटू ब्रैकेट VSI बाय V0I इंटू 100। ये आपका ओवरऑल फॉर्मूला हो गया। एफिशिएंसी को भैया आपको अलग अलग केस में लिख दिए। ठीक है, कोई ऐसी नई बात नहीं है। तो ये आपका पार्टिकल ओवरऑल पार्टिकल एफिशिएंसी हो गया। ठीक है, ये अलग से भी कर सकते हैं, ऐसे कोई बड़ी बात नहीं है। अब क्या बोल रहा है? फॉर 100% रिमूवल ऑफ पार्टिकल ऑफ वाटर सेटलिंग टैंक। सेटलिंग टैंक में अगर 100% रिमूव करना है तो दो कंडीशन है। दो कंडीशन कौन से? पहला है Vs शुड बी ग्रेटर देन V0। हम यहाँ पर देखे हैं, सपोज सेटलिंग टैंक है, उसका वेलोसिटी, सेटलिंग वेलोसिटी Vs, ओवरफ्लो रेट V0, तो Vs ग्रेटर देन V0 है तो चाहे कुछ भी हो जाए ये सेटल होगा। लेकिन V0 ग्रेटर हो जाएगा तो पार्शली कैप्चर्ड होगा। तो 100% के लिए Vs शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू V0, ये तो होना ही चाहिए। दूसरा, डिटेंशन टाइम शुड बी लेस देन L बाय VH। अब ये क्या, ये देखते हैं। डिटेंशन टाइम क्या होता है? ये आपका नीचे इनलेट से आउटलेट की तरफ जा रहा है, कितने देर में जा रहा है ना। या इसको क्या लिख सकते हैं हम? H बाय VS, या ऊपर से नीचे कितने टाइम में आ रहा है, H बाय VS शुड बी लेस देन L बाय VH, है ना। ये तो अब इसको देखते हैं। अब यहाँ पर पार्टिकल है, अब यहाँ पर कुछ टाइम ले रहा है नीचे जाने के लिए, कितना टाइम है? T1 है। यहाँ पर कुछ इधर से इधर जाने के लिए टाइम है, ये आपका T2। अगर ये T1 लेस देन T2 है, T1 लेस देन T2, तो मतलब क्या हो गया? ये आपका सेटल हो जाएगा। लेकिन अगर T2 कम है, यहाँ पर जाने में 5 सेकंड लग रहा है, यहाँ पर 10 सेकंड में, तो पहले तो इधर चले जाएगा ना, बाहर चले जाएगा, तो फुल्ली कैप्चर्ड नहीं हो पाएगा। सो T2 बड़ा नहीं होना चाहिए, सॉरी T2 छोटा नहीं होना चाहिए, T1 छोटा रहना चाहिए। लेकिन ये T1 क्या है आपका? ये हाइट कितना है? ये आपका H है। नीचे जाने का वेलोसिटी क्या है? ये आपका Vs है। सो H बाय VS शुड बी लेस देन, ये आपका साइज कितना है? ये आपका लेंथ है। सपोज यहाँ से देख रहे हैं, ये आपका लेंथ हुआ, सो L। वेलोसिटी क्या है? आपका VH। T2 क्या हो जाएगा? L बाय
VH. सो H by VH शुड बी लेस देन इक्वल टू L by VH. ये कब यूज करेंगे? जब आपको V0 नहीं पता होगा तब ये यूज करेंगे, ये ध्यान रखना. ओके, जब एफिशिएंसी निकालने में V0 नहीं पता होगा तब ये फॉर्मूला यूज करेंगे. ये ऑल्दो ये कभी नहीं पूछा गया, लेकिन अगर ये आएगा ना तो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन बन जाएगा. क्वेश्चन ऐसा आ सकता है कि आपको V0 नहीं पता, आपको VS दिया, फ्लो थ्रू वेलोसिटी दिया है, हाइट दिया, L दिया है. फॉर 100% एफिशिएंसी V0 कितना होना चाहिए, V0 कितना होना चाहिए, या फिर सरफेस ओवरफ्लो रेट कितना होना चाहिए, है ना, ये पूछ सकता है. सपोज आपको हाइट दिया, L दिया, VH दिया है, आपको 100% एफिशिएंसी है तो कुछ लोग बोलेंगे VS शुड बी इक्वल टू V0, लेकिन इसमें VS ही नहीं दिया है. सो इस फॉर्मूला से हम VS निकाल लेंगे. VS निकाल लिए, सो VS शुड बी इक्वल टू V0 100% एफिशिएंसी के लिए. सो आपको सरफेस ओवरफ्लो रेट मिल जाएगा. ये आपका ऐसा कुछ क्वेश्चन बन सकता है. सो इसके क्वेश्चन, ऑल्दो ये टॉपिक बहुत ही ईजी है, बहुत ही स्कोरिंग है, आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ गया तो कोई दिक्कत नहीं जाएगा. आपको ये तो पता ही है, ये थोड़ा और अगर समझ चुके हो सो ये याद नहीं भी करोगे तो भी एग्जाम में सॉल्व कर सकते हो. ठीक है, सो इसके क्वेश्चंस हम नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करते हैं. थैंक यू वेरी मच.